हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री बुक के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक, पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से जो पहला क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है गैरिबेल्डी पेशे से क्या था। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो डी है, ठीक है, नाविक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका उसका उत्तर भी मिलेगा साइड में। और नहीं नहीं तो अगर आप अच्छे से सिलेबस किताब को पढ़े हैं तो आप इसका आंसर खुद से ही दे सकते हैं। इसका आंसर क्या है? नाविक। यूरोप का मरीज, जो अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रूस, जर्मनी, तुर्की, यूनान। तो इसका जो सही आंसर है वो तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आपको यहाँ पे आंसर भी इसको देखने के लिए मिला ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की है? यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की है? अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा काबुर ने, मेजवी ने, बिस्मार्क ने और गैरिबेल्डी ने। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, मेजवी ने। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है क्रीमिया का युद्ध, सिडाऊ का युद्ध, वर्षा डेनमार्क युद्ध या सीडान का युद्ध। तो याद रखना, ये जो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यहाँ ऑप्शन मिलता है जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन है वो है यूनान। यूनान का जो साहित्य है, ठीक है, वो यूरोपवासी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखते हैं, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम। तो याद रखना, इसका सही आंसर है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे हैप्सबर्ग, आर्लिया, बोर्बो, जारसाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोर्बो वंश। ठीक है, तो उनके द्वारा जो वंश का स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा, वो है बोर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस युद्ध के बारे में अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते सीडान, सिडाओ, साइडाइन और फ्रैंकफर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीडान। ठीक है, फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में, वो सीडान का युद्ध हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जालवेरिन एक संस्था है, किसकी संस्था है? तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी समंतों की। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यापारियों का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ये बी इसका सही आंसर है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है वो है कूटनीतिज्ञ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1829 में 1829 की
एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ इसके साइड में इसका आंसर भी मिल जाता है। तुर्की, यूनान, हंगरी और पोलैंड। इसका जो सही आंसर है वो है तुर्की, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पारसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 1864, 1866, 1871 और 1870। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1871 में हुआ था। और 1870 में दूसरा चीज हुआ था जो मैंने आपको यहाँ बताया था 1871 में। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता आपको। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच संधि हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनान। ठीक है। तो मेजबानी का संबंध किस संगठन से था? मेजबानी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगत बेसिकली कार्बोनारी से था। तो यहाँ पे लाल सेना है, कार्बोनारी है, फिलिपिक हेटारिया, डायट। तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनारी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? अगर हम वियना कांग्रेस का बात करें, ठीक है, तो वियना कांग्रेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो यहाँ पे है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस। रूस ने ही पवित्र संघ की योजना को प्रस्तुत किया था। यंग इंडिया का संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाते हैं, यहाँ लिखा जियोबार्टी, काबूर, मेजनी, गैरिबल्डी। तो इसका सही आंसर है सी, मतलब मेजनी। ठीक है। नौ गुलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो इसका जो सही आंसर है वो बेसिकली इटली है, इटली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? अगर आप चार्टिस्ट आंदोलन का बात करते हैं तो वो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, सर्डेनिया, फ्रांस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, पारसा। ठीक है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो यहाँ पे आपको मिला इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो इसका जो हंगरी का जो भाषा था वो मैग्यार था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मेरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक? मेरियन जो है वो किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। ठीक है, मेरियन फ्रांस का प्रतीक था। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनान। ठीक है, अगला, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 1688 में,
1707 में, 1788 में, 1807 में, और इसका सही ऑप्शन है 1688 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1789 में, 1791 में, 1801 में और 1804 में। इसका सही आंसर है 1804। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1810, 1815, 1830, 1848, और इसका जो सही आंसर है वो है 1810 में। कार्बोनारी का स्थापना 1810 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 3 युद्ध, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ? तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रूस की, तुर्की की, यूनान की और फ्रांस की। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब तुर्की का, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राज्य का स्थापना था? फ्रांस में 1789 में किस राज्य का स्थापना था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बोर्बो, रोमनोव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोर्बो। उस समय वहाँ पे बोर्बो वंश का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमुनल या विलियम प्रथम? तो इसका जो सही आंसर है वो है विलियम प्रथम। उस समय वहाँ का शासक कौन था? विलियम प्रथम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या रूस का जार? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? सेडाओ के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है पारसा की, सर्डिनिया की, ऑस्ट्रेलिया की या नेपोल्स की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। रक्त और लौह नीति का किसने अपनाया था? तो रक्त और लौह नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, कावूर ने, मैजनी ने, गैरिबल्डी ने? इसका सही आंसर है गैरिबल्डी, ठीक है। गैरिबल्डी ने लाल कुर्ती की टुकड़ी की स्थापना की थी, ठीक है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमुनल, विलियम प्रथम? तो फ्रांस, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो शासक था वो था नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन तृतीय। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपुर क्रांति, फ्रांस की क्रांति? और इसका जो सही आंसर है वो है पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण राष्ट्रवाद की उदय की अवधारणा का जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्डिनिया पिंड माउंट का शासन कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट कावूर, विक्टर एमुनल, विलियम प्रथम? और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एमुनल, ठीक है। इसका सही आंसर है विक्टर एमुनल। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? यहाँ देखिए, वियना की संधि द्वारा, कस्तूतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एंडोनोपुल की संधि द्वारा? इसका सही आंसर है कस्तूतुनिया की संधि, ठीक है। कस्तूतुनिया की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि,
गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। युवा इटली संस्था का विकास क्या? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया है? अगर हम देखें युवा इटली संस्था, तो ये बेसिकली युवा के लिए मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबल्डी ने, बिस्मार्क ने। इसका सही आंसर है गैरिबल्डी। यंग यूरोप की स्थापना भी ये गैरिबल्डी ने किया था। युवा इटली स्थापना भी गैरिबल्डी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेरेंट संघ, सेलेस्पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। सही आंसर है राइन संघ की स्थापना की थी।